आप देख रहे हैं भाग 2 निचोड़ जीके परिषदीय पुस्तकों का। मज़ा आ जाएगा भाई वीडियो देखकर। प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। प्रश्न नंबर 102, हिमालय पर्वत पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया महाद्वीप में है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल देश में है। अगली, एशिया में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग 60%। भारत एशिया महाद्वीप में है और 60% जनसंख्या, बाकी जो 40% बची वो सभी महाद्वीपों में रहती है। सही भैया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 104, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? हिमालय, कुनलुन, हिंदू कुश, काराकोरम, एटलस, डेक्कन, उराल, आल्पस, काक्सेस, रॉकीज, अल्पेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंजिंग, एंडीज आदि। भाई 1% भी अपने पास से नहीं है, सबका सब ये सरकारी किताबों का पढ़ा हुआ है। हमारे देश का दक्षिणी भाग पठार है, दक्षिणी भाग में अधिकतर पठार है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार: पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, भारत का दक्कन का पठार, कोलोरेडो का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पठार। भैया कक्षा 5 की परिवेश है जो आप पढ़ रहे हो। प्रश्न नंबर 107, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है? अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। विश्व की सबसे लंबी नदी? भैया नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 109, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। सही है भाई, ये समझ लो, ये कक्षा 5 की किताब में है। कितना सोना छिपा हुआ है हमारी सरकारी किताबों में, और हम कहाँ ढूंढते रहते हैं? इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रश्न नंबर 110, भारत का कौन सा भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है? जिसके पूरब में क्या है? बंगाली की खाड़ी, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, तथा दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। वो दक्षिणी है। ये ऐसा बना हुआ है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 111, हमारे देश भारत, जिसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, किस महासागर के नाम पर पड़ा? हिंद महासागर के। भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 और 8 कितने हो गए? 36 हो गए भाई। ये टोटल मिला के कितने हैं? 36 हैं। कुछ प्रमुख, प्रश्न नंबर 113, कुछ प्रमुख राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं। सही है भाई। तो आंध्र प्रदेश की अमरावती, असम की दिसपुर, गोवा की पणजी, केरल के तिरुवनंतपुरम, मेघालय की शिलांग, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक, त्रिपुरा की अगरतला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर और दादरा और नागर हवेली की दमनदीप, लक्षद्वीप की कावरत्ती, जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर, लद्दाख की लेह, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, उड़ीसा की भुवनेश्वर, तेलंगाना की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की चेन्नई। भैया ये आप बिल्कुल क्रीम पढ़ रहे हो, समझ गए। हमारे प्रदेश का मरुस्थल थार मरुस्थल है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय। सही है। अच्छा, कौन सी नदियाँ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश की डेल्टा का विशाल निर्माण करती हैं? तो ये हो गई गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारे देश में जो डेल्टा बनता है बांग्लादेश के नीचे और पश्चिम बंगाल के, वो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। एक मैं कलर चेंज कर लूँ, सेम हो रहा है ये। सही है। चलो ये बार हो गया। अगला, किस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा मिट्टी से होता है? जलोढ़ मिट्टी ऐसी है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए हुए मिट्टी से होता है। मरुस्थल, जो कि राजस्थान में जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भैया बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हें ड्यून भी कहते हैं। पूरे वर्ष हरे भरे रहने का कारण वनों को कहते हैं, जो हरे भरे वर्ष भर रहते हैं, सदाबहार वन। किन वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है? सदाबहार वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? सदाबहार वन। रोजवुड, बहुमुखनी, रबड़, ताड़, बांस, आबनूस, नारियल किस प्रकार के वृक्ष हैं? सदाबहार वृक्ष हैं। कौन से वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं? ये वर्ष में एक बार पत्तियां गिराते हैं, पतझड़ या फिर पर्णपाती वन होते हैं। समझ लो, जितना तुम जीएस यहाँ से कंप्लीट कर लोगे ना, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। सही है भाई। प्रश्न नंबर 125, किन वनों का विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में मानसूनी वनों का? शीशम, नीम, महुआ, बरगद, पीपल, आंवला, सेमल, पलास, बेल, खेर किस प्रकार के वृक्ष है? पतझड़। ये बड़ा कलर थोड़ा ये वो लग रहा है मुझे, तो ये सही होगा।
अगला है प्रश्न नंबर 127, एक कांटेदार होते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, कीकर, खजूर, बबूल, खेजड़ी आदि इस प्रकार के वृक्षों के उदाहरण है। मरुस्थलीय वन। सही है दोनों वाले सर जी। किस वन के पेड़ शंकुआकार होते हैं? शंकुआकार का मतलब होते हैं शंख की तरह। इन वृक्षों को में सिनकोना प्रमुख होता है, मैग्नोलिया और लेरेंज, ये होते हैं पर्वतीय वन। अगला है दलदली भूमि भागों एवं नदियों को डेल्टा पाए जाने को कहते हैं डेल्टाई वन या बेलाइन चिली। दलदली भाग व नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 130, वनों में नारियल, ताड़, सुंदरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इनको सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में लोग क्या बोलते हैं? डेल्टाई वन होते हैं। अब बात कर लें नागरिक शास्त्र की। इसी में कक्षा 5 की बात चल रही है भाई, ये नागरिक शास्त्र का टॉपिक आ गया इसी में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारी संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भाई। सही है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में नागरिकों का मौलिक अधिकार, उनके मूल कर्तव्य क्रमशः कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। संविधान के अनुसार किस उम्र के लोग चुनाव में वोट डालते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु है, कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। संविधान में किस आयु के वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं मनमानी शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। प्रश्न नंबर 138, हमारे देश में कितने संघ और राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्रीय सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका होती है, कानून का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका का क्या काम है? कानून के अनुसार न्याय। तो तीन अंग हो गए केंद्र सरकार के। नंबर 1 व्यवस्थापिका हो गई, नंबर 2 कार्यपालिका हो गई, नंबर 3 न्यायपालिका हो गई। ये हमारी केंद्रीय जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। एक कानून बनाता है, एक लागू करता है और एक उसकी रक्षा करता है उसी कानून की, और उसको नापता है कि बना हुआ कानून है वो सही है नहीं है। प्रश्न नंबर 143, भारत की केंद्रीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किसको उच्च सदन व स्थायी सदन भी कहते हैं? राज्यसभा को। किसको निम्न व अस्थायी सदन कहते हैं? लोकसभा को। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं और इनकी आयु कितनी होती है? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का काल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के, और प्रति 2 वर्ष कितने सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य इसके हर दूसरी वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न नंबर 149, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? संसद या फिर MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रश्न नंबर 151, देश के कानून को कौन बनाते हैं? संसद के दोनों सदन मिलकर बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, तीनों संसद के तीनों अंग। सही है। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 153, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और 5 वर्ष के लिए लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये प्रथम नागरिक होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और प्रथम नागरिक हो गया। और इसको चुनने की बात आती है तो कौन कौन वोटिंग करते हैं इसके? आपने तो नहीं करी है। दोनों वाले खड़गवार सर कॉमेंट करके बताना, दोनों वाले खड़गवार सर ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग की है नहीं की है? वैसे राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना जो राज्यपाल द्वारा चुने गए हो, जो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हो। 12-2 का चक्कर नहीं होता। जनता द्वारा जो चुने जाते हैं वो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो वोटिंग करते हैं। अब प्रश्न नंबर 154, किसकी सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद हो। सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, वही शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का गठन किससे मिलकर होता है? कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलकर होता है। कौन देश का शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं? जो कानून लागू करते हैं। कार्यपालिका होती है, कानून लागू करने का काम करती है। देश की जल थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसका है? बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। सही है। और अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो बुलाने वाला ये होगा, बुलाएगा, सिर्फ अध्यक्षता की बात नहीं हो रही। राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को कोई भी अध्यादेश कार्य करने की अनुमति होती है। अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश दे दे तो उसके अगेंस्ट जाकर 6 महीने तक के लिए उस कानून को टाल सकता है। ये सही है, वही अध्यादेश होता है। कौन राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च और न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश से नीचे जो अदर होते हैं उनकी नियुक्ति का मामला हो। प्रश्न नंबर 162, कौन राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है? जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का प्रदेश सभापति कहलाएगा, जो ऊंची वाली कुर्सी बैठता है। सही है। कुछ प्रश्न इसमें इसलिए रिपीट होंगे क्योंकि ऐसा होता है, 4 में किताब में वही दे दिया, फिर लौट के 5वीं वाली किताब में भी वही दे दिया, इसलिए रिपीट होंगे। ये देख लो, देखो 5वीं किताब में कितना मटेरियल निकला है। सही भैया, थोड़ा पानी पी लो। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 163,
हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। इसमें मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश होते हैं 164। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रश्न नंबर 165, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होता है, हर राज्य के लिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। और इसकी खंडपीठ लखनऊ भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए इसकी, और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, मतलब सहूलियत के लिए इसमें थोड़ा ये करा गया कि इसकी जो भार है वो कम हो जाए प्रयागराज का, इसलिए तो खंडपीठ एक लखनऊ बना दी गई है। भार भी कम हो जाएगा और लोग भी परेशान ना होंगे, आने जाने में दिक्कत कम रहेगी। सही है भाई। अगला है, जिला स्तर पर भी जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो जिला पे, जो आपने देखी होगी जिला न्यायालय होते हैं, उनके जो न्यायाधीश अंदर बैठे होते हैं उनकी नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल करता है भैया। सही है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? पर्व 3 ही होते हैं। सही है। एक 15 अगस्त हो गई, एक 26 जनवरी हो गई, और एक क्या हो गई? 2 अक्टूबर हो गई। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का प्रतीक क्या है? बलिदान। जो राष्ट्रीय ध्वज में हमारे 3 रंग होते हैं उसमें जो केसरिया होता है वो बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। और चक्र जो प्रतीक है उन्नति की ओर अग्रसर का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। किस रंग की होती है भाई? ये जो है नीले रंग की होती है 24 तीलियां। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ है, इसकी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और उसको गाने की अवधि कितनी है? 25 सेकंड है। भाई साहब आप क्रीम पढ़ रहे हैं और आप अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने भी हाई प्रोफाइल कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आप जो इस समय वीडियो देख रहे हैं अपनी जड़ देख रहे हैं, ये बिठाओ और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसकी रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। हमारा राज्य चिन्ह क्या है? अशोक लाट। हमारे देश की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है? 15,500, 15,500 किलोमीटर। सही, किलोमीटर में ध्यान रखना। अगला है, हमारे देश की समुद्री सीमा लगभग कितनी है? 7,500 समुद्री सीमा, मतलब जो पानी से घिरा हुआ है, जो उसके किनारे किनारे वाली भूमि है। सही है, उसकी सीमा। रक्षा मंत्रालय का मुखिया कौन होता है? रक्षा मंत्री। तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अर्धसैनिक बल कौन कौन से हैं? सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल और असम राइफल्स, तटरक्षक बल आदि, जो क्या हो? अर्धसैनिक, आधे सैनिक। भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय कौन आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है भाई। सही है भाई। अगला है प्रश्न नंबर 182, आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। सही है भैया। आपातकाल के दौरान अगर आ जाओ ऑप्शन में कि भाई किसके दौरान, तो ये लिख देना आपातकाल के। अब हम बात करते हैं भैया विज्ञान की। कौन सी कक्षा की है? कक्षा 8 की है। सही है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन बार बार नहीं दे रहा हूँ, सही, खुद ही समझ जाना। मेरा नाम हो गया, और नोट बनाते समय मतलब बहुत ही सावधानी बरती गई है। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो बताने का काम करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सही है। और डीके एजुकेशन अड्डा जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मुझे मेरा डीके एजुकेशन अड्डा सब्सक्राइब कर मुझे तोहफा दे सकते हैं। सही है भैया, अपना प्यार दे सकते हैं मुझे, ये समझूंगा मैं। हाँ भैया, आप लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने कब ई पोस्ट नवीन सेवा प्रारंभ की? वर्ष 2001 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ? 1962 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में कब भारतीय अंतराल इसरो का गठन किया गया? 1969 में इसरो का गठन हुआ। इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो शिक्षा के लिए समर्पित हो? जो शिक्षा के लिए प्रॉपर एडुसैट। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है। कहाँ के पास? आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल पाया गया है। सही है। अगला प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। सही, कमेंट करके बताना यूरी गागरिन कहाँ का रहने वाला था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब हुआ है? 1958 पे हुआ है। सही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कब पोखरण में द्वितीय परीक्षण में निर्णायक भूमिका निभाई? 1998 में। सही। प्रश्न नंबर 12, किस क्षेत्र में INS कोची अरिहंत और आदि उद्योग का प्रयोग होता है? रक्षा के क्षेत्र में। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि किस प्रकार की कंपनियां हैं? ई-कॉमर्स। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। सही है। और प्रश्न नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। किसे सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में किया गया? शिक्षा के स्तर को। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेक्रोन, रियोन आदि मानव निर्मित किस प्रकार के रेशे? संश्लित रेशे। चिकनी मिट्टी में के बर्तनों को उच्च ताप पर पकाने को क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बिल्कुल रामबाण वीडियो है आपके लिए।
अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देना। रासायनिक पदार्थ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। कौन तीन मुख्य मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है? परमाणु। सही है भैया। अगला है किसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? परमाणु। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु को क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। लेड धातु का एस क्या है? गैलेना। एल्युमिनियम धातु का एस क्या है? बॉक्साइट। सिल्वर का एस क्या है? अर्जेंटाइन। कैल्शियम का एस क्या है? जिप्सम। अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में सबसे ज्यादा अभ्रक पाई जाती है। सही है भाई। आप अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है? ये बिल्कुल रामबाण है। और अपने स्कूल के जो बच्चे हैं ना पढ़ाएं, वो भी उनके लिए भी रामबाण है। सबको बिल्कुल क्रीम है, उनको फोटो स्टेट दे दें। और मैं इसमें व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, अपना एड्रेस दे देना, मैं आपको ये पूरी PDF दे दूंगा। संगमरमर, चूना और पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने को गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। धातु को खींचकर तार बनाने के रूप को क्या कहते हैं? तन्यता। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तों में डुबोया जाता है तो उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। पीतल किससे मिलकर बनती है? तांबा और जस्ता को। कांसा किससे दो चीजों से मिलकर बनता है? तांबा और टीन से। सोल्डर किससे मिलकर बनता है? शीशा और टीन से। सही है भाई। और स्टील का हम प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनती है? लोहा, क्रोमियम और निकल से। सूक्ष्म जीवों को कितने समूह में बांटा गया? 5 में। कौन कौन से? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। जीवाणु एक कोष के जीव होता है। सूक्ष्म जीवों सबसे सूक्ष्म क्या होता है इन 5 में? विषाणु सबसे छोटा होता है। सही है। सूक्ष्म होता है, सबसे ज्यादा छोटा, ये दिखाई नहीं देता आंखों से। सही है। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? विषाणु। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। विषाणु को प्रजनन करने के लिए सर्वदा होती जीवित कोशिकाओं में जाकर ये प्रजनन करते हैं, पर नहीं मृत समान पड़े रहते हैं, जैसे इनमें जान ही नहीं है। जैसे ये जीवित कोशिका में किसी जानवर या किसी मनुष्य के अंदर जाते हैं, अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और अपनी जनन प्रक्रिया बरकरार रखते हैं। प्रश्न नंबर 42। चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि है विषाणु जनित बीमारियां हैं। ये विषाणु की खोज कब और किसने की? देवेंद्र ओमनस्की नामी रूसी वैज्ञानिक ने की, 1892 में की थी। सही है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होते हैं? विषाणु। और प्रोटोजोआ क्या है? एक कोश की है भैया। सही है। ये सब क्या है हमारे? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप एक अमृत पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको वीडियो को देख के 1-2 बार जाते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना भाई साहब चुटकियों में खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46। एंटबीमा होस्टेरिका, पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया होता है प्रोटोजोआ द्वारा। सही है। मलेरिया नामक रोग जो होता है प्रोटोजोआ जनित द्वारा। ये होते हैं एक तो पेचिस और मलेरिया। कवक को क्या कहते हैं? फफूंद भी कहते हैं। कूड़े करकट और उगने वाली छातेनुमा संरचना कोकुरमुत्ता है, एक प्रकार का कवक है। मशरूम भोजन के रूप में हो तथा पेंसिलिन नामक कवक में पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई पाई जाती है। पेंसिलिन नामक कवक में पेंसिलिन नामक जो पेंसिलिन इंजेक्शन होता है वो पेंसिलिनियम नामक कवक से पाया जाता है, वो कवक होता है। सही है। और जो मशरूम होता है वो भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है, इसे फफूंद भी कहते हैं। पैक्सिनिया नामक कवक किसके रोग को उत्पन्न करता है? किस चीज में? गेहूं के। मनुष्य में दांत खाज गंजापन का प्रमुख कारण क्या है? कवक। शैवाल को समान भाषा में क्या कहते हैं? काई। काई देखिए तालाब में, उसे क्या बोलते हैं? समान भाषा में काई कहते हैं, वैसे उसे अगर वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे तो शैवाल। दूध से दही बनाने के में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। चना, मटर, अरहर की जड़ों में गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। विषाणु जनित कौन कौन सी बीमारियां हैं? खसरा, पोलियो, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर और एक्यूट। जीवाणु जनित कौन कौन सी? 6 रोग, 6 का मतलब टीबी, हैजा, टाइफाइड और स्टेफलाइटिस। प्रोटोजोआ जनित मलेरिया। जल से होने वाले रोग हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस BCD होती है जो एक अर्थ को डिफेक्टेड करती हैं, जिसे देहात में कहते हैं काली पीलिया हो गई। सही है। किस फसल में कंडुआ रोग होता है? गेहूं में कंडुआ। सही है। ये पूछ सकता है कंडुआ से संबंधित किस फसल की होता है, तो कंडुआ होता है गेहूं में। सही है। मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग, मोजेक रोग जो होता है वो किसमें होता है? तंबाकू में। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। और कैंकर रोग किसमें होता है? नींबू में, तो जीवाणु द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए किसी कम्पिटेटिव में कि जो कंडुआ रोग है वो किसमें होता है? गेहूं में। मोजेक रोग तंबाकू में, कैंकर रोग नींबू में। तो यह घुमा फिरा के ये मान लेना, ये आपको जीवन को बनाने वाली है कि ये हल्के मत लेना ना किताबों को। रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है एड्स को। जो रेड रिबन लाल फीता होता है उसके एड्स का प्रतीक होता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV पॉजिटिव या HIV धनात्मक कह सकते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। सर्वप्रथम एड्स का उद्भव किसमें हुआ था? बंदरों में हुआ था, और इसके बाद ही मनुष्यों में फैला था बंदरों से। एड्स का पता किस विधि से लगाया जाता है? एलिसा परीक्षण से। अमीबा पैरामीशियम एगुलेना क्या है? एक कोशिका, जिसमें एक कोशिका होती है। केचुआ, हाथी और मनुष्य में कितनी कोशिका होती है? बहु कोशिका, मतलब एक से ज्यादा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है भाई। क्रीम पड़ रहा है भैया।
सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर लंबी तक होती है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। शरीर की लाल रक्त कणिकाओं की कमी से हो जाने से क्या होता है? रक्तहीनता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया बोल सकते हैं। भाई साहब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मुझे बोलने में दिक्कत आ जाए और कोई गलती से कुछ निकल जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सही है, थोड़ा ये मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आराम आराम से पढ़ाता रहा। WBC का क्या कह रहा है? रोगाणुओं को भक्षण करती हैं। सही है, इसकी कमी से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जो मेहनत से पढ़ता है उसका ही कद बढ़ता है। DK एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। प्रश्न नंबर 74, प्लेट्स क्या सहायता करती है? रक्त के जमने में सहायता करती हैं, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं? थायराइड ग्रंथि से। एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित कौन सी करती है? एड्रेनल ग्रंथि। कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? अग्नाशय। भैया एक एक पॉइंट बिल्कुल सोने सा खरा है। सही है। कच्चे फलों जैसे आम, केला, संतरा को शीघ्र पकाने में सहायता मिलती है एथिलीन से। क्या जीवन को रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? क्या चीज है? कोशिका। बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि बच्चे देते हैं, उन्हें कहते हैं जरायुज। अगला प्रश्न, अंडा देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जैसे मुर्गी, कबूतर, शार्क, मछली और मेढक, अंडायुज। एक एक पॉइंट सोने सा खरा है बिल्कुल भैया। सही है। प्रश्न नंबर 83, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्र में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी कह सकते हैं या फिर 46 कह सकते हैं, जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और स्त्रियों में समान होते हैं। प्रश्न नंबर 84, कौन सा जोड़ा पुरुष और स्त्री में भिन्न होता है? 23वां। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हड्डियों, जोड़ों तथा मांसपेशियों को अक्षमता को क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता। अब प्रश्न नंबर 88, इसमें क्या दिया हुआ है? प्रमुख दिव्यांग राष्ट्रीय संस्थान जो हैंडीकैप्ट वाले हैं। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली हेड ऑफिस है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक। राष्ट्रीय विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। वर्तमान में कितने प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है? 21 मतलब 21। सही है भाई, दोनों वाले और खड़े वाले सर स्पेशली ध्यान रखें भैया। लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की नहीं सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। अगला है, वर्तमान में कितने प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है? 21। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1960 में रोम में। पैरा का मतलब है जो दिव्यांग लोगों का होता है, जो ओलंपिक उसका। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। सोनालिका, कल्याण, सोना गेहूं की नस्लों के नाम है। और जया, पद्मा, पूसा 215 ये किस किस्म के धान की किस्मों के नाम है, मतलब धान की प्रजाति के। गंगा, रंजीत किस नस्ल की? मक्का की। साहिवाल, सिंधी, देवनी किस नस्ल की है? गाय की देसी नस्ल को बोलते हैं। हलिस्टीन, फ्रिजियन, जर्सी ये किस नस्ल की है? गाय की विदेशी नस्ल जो होती हैं। सही है। मुर्रा, महसाना, सूखी जीली किस नस्ल, कौन सी नस्ल, किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिवंत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एमकेएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। सही है भाई, ये कक्षा 8 की विज्ञान पढ़ रहे हैं आप सरकारी किताबों की पुस्तक में। मैं एक पॉइंट अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तथा उस भार में कमी प्रतीत होती है या भार में ये कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के भार के बराबर होती है, तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। श्वेत प्रकाश प्रिज्म के गुजरने के पश्चात कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से हैं? क्रम से, पहला बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। और अंग्रेजी में बिब्ग्योर। इनका इंग्लिश में बी का मतलब आई का मतलब बी का, जी का, ओ का, आर का, इसके सबके मतलब है, मीनिंग है। सही है। समांतर लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। भैया ये कक्षा 8 की आप किताब पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों की, ये बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण है ये। किस लेंस का मध्य भाग मोटा होता है तथा किनारे पतले होते हैं, मतलब ऐसे बना हुआ होता है। ये जो किनारे होंगे ये पतले होंगे, जो मध्य भाग होगा वह मोटा होगा, उत्तल लेंस। किस लेंस का मध्य भाग पतला होता है तथा किनारे मोटे होते हैं, मतलब ऐसा होगा वो, तो इसके किनारे होंगे वो मोटे होंगे, जो मध्य भाग होगा वो पतला होगा अवतल लेंस में। किस लेंस का अभिसारी कहते हैं? उत्तल लेंस। किस लेंस को अपसारी कहते हैं? अवतल लेंस। आप ये पढ़ो, आप ये देखना 101% पूरा पेपर फंसेगा यहाँ से। किस लेंस के प्रतिबिंब
की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। आभास, किस लेंस के में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी उल्टा बनता है? उत्तल लेंस। किस लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष, दूरबीन, प्रयोगशाला, सूक्ष्मदर्शी तथा वाहनों के साइड वाले शीशा का में इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस। किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष, गाड़ियों की हेडलाइट में होता है? अवतल का। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सही है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है ये। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किस पर प्राप्त होता है? रेटिना पर। किसी वस्तु किस दोष में दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती? निकट दृष्टि दोष में। किस दोष में निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती? दूरदृष्टि दोष में। प्रश्न नंबर 120, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। स्रोत प्रकाश के आधार पर रंग क्या होता है? जो आधार पे नीचे साइड पे बैगनी। प्रकाश का सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब बिल्कुल सूनापन, खालीपन। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल रंग का। और बैगनी का न्यूनतम होता है तरंग दैर्घ्य। किस रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव, सबसे कम होता है? लाल का। तभी तो आपने देखा होगा ट्रेन के आगे जो झंडियां होती है वो लाल दिखाई जाती है, क्योंकि लाल रंग दूर से दिखता है, इसका बिखराव कम होता है, मतलब प्रकीर्णन कम होता है। किस रंग का अपमार्दनाक सबसे अधिक होता है? बैगनी का। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तारों का टिमटिमाना, जल का छड़ी में मुड़ी दिखाई देना, सिक्के का जल में उठा हुआ दिखाई देना, किस बात का प्रमाणित है? कि क्या चीज़ है ये? प्रकाश का अपवर्तन। किस कारण? हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का चमकना, कांच के टुकड़े के किनारों का चमकना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरे, नीले। कौन सा सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विद्युत सेल। भाई बिल्कुल रामबाण है ये। अगला है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर में मापी जाती है। सर्वप्रथम किसने चुंबक की दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया? चाइना ने, चीन ने। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व कैसी होती है? सबसे अधिक होती है तथा मध्य में सबसे कम होती है। जो चुंबक हम चिपकाते हैं, इसके मध्य में जो सबसे कम होगी और जो सिरे होंगे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे होंगे एक दूसरे की तरफ। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर या खड़िया संगमरमर। खाने का सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। भैया रासायनिक नाम बहुत आते हैं इनके, ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। धामन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। पेंसिल के अंतर जो पतली सी छड़ होती है जिससे लिखा जाता है, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। भारत में ग्रेफाइट किन राज्यों में पाया जाता है? बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। भाई साहब आप जीएस की तैयारी इन्हीं किताबों से करें, मेरी वीडियो देख के करें, क्योंकि जीएस इतनी हैवी, अगर आप एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ेंगे ना तो पूरी जिंदगी एक टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। अगर पूरी बेसिक जानकारी सही है हर टॉपिक की, तो इन किताबों से मस्त कुछ है नहीं। सही है। एनसीईआरटी फिर एससीईआरटी। सही है, आप ये समझ लें अच्छे से। दलदली स्थानों में पेड़ पौधे तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से उत्पन्न गैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। किसको द्रव सोना कहते हैं? पेट्रोलियम को। किससे वैसलीन व मोमबत्ती बनती है? पैराफिन से। भैया कक्षा 8 की विज्ञान देख रहे हैं आप। ये एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए, जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, इसको लगाने के लिए एथिल मैर्कुटेन। अगर मान लो गैस लीक होती है, जो स्मेल आती है वो एथिल मैर्कुटेन के कारण आती है। अगर मान लो ये ना मिलाई है ना तो पूरी गैस बाहर निकल जाएगी, आग भी पकड़ लेगी, दुर्घटना भी हो जाएगी, मगर उसका स्मेल नहीं आएगी तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। एलपीजी के मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैस। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ये भारत में प्रमुखतः किन राज्यों में पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में। कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। जबकि ग्रेफाइट मुलायम व स्नेहक होता है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गेहे की जगह गैस होना था। सर्वाधिक कार्बन कोयला किस में पाया जाता है? एंथ्रीसाइड में 96% कार्बन पाई जाती है। भूरे कोयला को हम लिग्नाइट बोलते हैं, इसमें 78% और बिट्यून्स में 65% कार्बन पाई जाती है। सही है भाई। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त। सही है, मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस होती है। ऊर्जा के स्रोत किन दो भागों में बांटा गया है ऊर्जा के स्रोत को? एक तो अनवीकरणीय या सीमित कह सकते हैं, या असीमित नवीकरणीय बोल सकते हैं। सही है। सीमित का मतलब होता है जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, असीमित का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसी ऊर्जा। एक ही कमरे में भवन, कैंपस तथा कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, या बोल सकते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये विज्ञान की किताबों में, बेसिक शिक्षा परिषद की कुछ किताबों में पीछे बिल्कुल लास्ट में
किताब जहाँ समाप्त होती है लास्ट में 2 4 5 पन्ने कंप्यूटर के हैं, तो वही कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ मैं, जो उन किताब में कक्षा विज्ञान की किताब में ये जो पढ़ रहे हैं विज्ञान की 8वीं किताब में लास्ट में दिया हुआ है। लैन का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का विस्तृत रूप वाइड एरिया नेटवर्क। हमसे बना मेरा जीवन सुंदर शक्ल सलाना, किस नेटवर्क से? 2 कंप्यूटर किसी 2 शहरों, राज्यों, देशों को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। यूआरएल का विस्तृत रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज के टाइम में भैया आईटी से संबंधित मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, 1 2 4 मिलेंगे, तो कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी तो आपको होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 159, स्कूली शिक्षा के लिए भारत का राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा ऐप है दीक्षा ऐप। जाल की तरह कंप्यूटर को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। सही है भाई। दिल छोटा ना करो यूं ना तुम अपने इरादे बदलो, हर पल में अपनी जिंदगी जी लो, सपनों को अपनी मुट्ठी में कर लो। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है भाई। अब कृषि विज्ञान है कक्षा 8 की, नहीं सॉरी अभी 100 नंबर लिया गया। ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका उपयोग लेटर को भेजने को एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है, लेटर भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। अब कृषि विज्ञान है कक्षा 8 की, सही है, इससे संबंधित ये खाद्य पदार्थों पर दिए जाने वाला शुद्धता का मानक प्रमाण पत्र, शुद्धता का खाद्य पदार्थों में एग मार्क। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? कानपुर है। ISI वो वाली ISI मत समझ लेना, ISI एजेंट, ये ISI एक लोगो होता है। ये खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य उत्पादों की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए मानक चिन्ह प्रदान करता है। इसने 159 उत्पादों का मानक प्रदान किया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ISI का जो मोहर लगती है, कहता है ISI की मोहर है, कहो दंगों वाले सब तुम्हारे समझ गए। ये आप पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 8 की। BIS इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। ये भारत सरकार का राष्ट्रीय निकाय है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका कार्य उत्पाद मानकीकरण चिन्ह योजना के उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय मानक के रूप में अनुरूप गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करना है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 5 अन्य जगह है। FCI क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम हिंदी में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश में खाद्यान्नों का न्यायपूर्ण वितरण एवं उनके मूल्यों को स्तर पर लाना है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना, ये इसका संगठन तक और संयुक्त से रह के इसका पूरा विस्तृत रूप होगा हिंदी में। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। 4 दिसंबर 1946 को UNO का विशिष्ट अभिकरण जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक अंग है ये। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय जगत में सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना है, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, धरोहरें। अब बात कर लें हम WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, शॉर्टकट में कहते हैं WHO। इसका उद्देश्य विश्व की जनता के स्वास्थ्य की सेवा की उच्चतम संभव दशा प्राप्त करना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके मुख्यालय आ जाते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसका पेरिस था, सही है, अभी ये पीछे पढ़ा उन्होंने। और इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड। नावागावर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसका आशय है, इसका क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल शहर में है। इसका उद्देश्य नस्लों का संरक्षण करना है। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय याद रखने हैं भैया, चाहे इसके हों चाहे इसके हों, सही है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इसका मुख्यालय व स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी, मुख्यालय तो इसका लखनऊ है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। IIBR इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इसकी स्थापना इसकी स्थापना पूछी गई है कब हुई है? इस भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान वाराणसी की स्थापना 17 अगस्त 1999 को हुई थी। कृषि विज्ञान कक्षा 8 की पढ़ रहे हैं आप। CIA इसका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मुख्यालय व स्थापना कब हुई? कृषि विज्ञान अभियंत्रण संस्थान का मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम व स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? इसका है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सुपर टैट में आ चुका है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के आधार पर हुई थी। ये भी पूछ लेगा किस समिति के आधार पर? शिवरामन समिति के आधार पर। इसका मुख्यालय मुंबई में है। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब व मुख्यालय कहाँ है? तो 9 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में हमारी। हाँ भैया, अब ये पुस्तक है हमारी भारत संसाधन एवं विकास कक्षा 8, सही है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ रहे हो आप इस समय, सही है भैया। और कोई भी अगर नोट्सों में गड़बड़ी हो तो इस नंबर पर मेरे व्हाट्सअप कर दें, सही है भाई, बहुत ध्यान से। चलिए इस किताब का हम निचोड़ देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में असीमित हैं,
वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन, जैसे सूर्य प्रकाश, जल, जैव विविधता, पृथ्वी, वन, वायु, ये ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, इनको नवीकरणीय भी कहते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल या आने वाले समय में सीमित भंडार है और ये समाप्त हो जाएंगे, ये होते अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, ये कभी ना कभी समाप्त होने हैं। सही है, तो ये नवीकरणीय हो गए जो असीमित मात्रा में है, और ये अनवीकरणीय ही हो गए जो सीमित मात्रा में है, जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। इसका उद्देश्य लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए है। प्रश्न नंबर 4, भारत में लगभग कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं? 55%। भाई साहब 1% भी अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूं, जो SCERT की किताब में बहुत ही लिखा हुआ है, मतलब सरकारी किताबों में जो सरकार के अपने साक्ष्यों पे लिखा हुआ है वही पढ़ा रहा हूं। कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय का ये 17% हो गया। गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि क्या हैं? ये भाई खाद्यान्न फसलें हैं। एक एक बिल्कुल खरा सोना सा पढ़ रहे हो। गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि क्या है? नकदी फसलें हैं। नकदी और खाद्यान्न फसलों में आप थोड़ा डिफरेंस समझ लेना। खाद्यान्न जो खाने के पर्पस से बोई जाती है, नकदी मतलब व्यापार के पर्पस से बोई जाती है। यहाँ से 1 नंबर खूब आता है। चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि पेय व बगाती फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्मकाल की ऋतु में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई आदि। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना शुरू करते हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट देते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। अगला है जायद की फसल कब बोई और कब काटी जाती है? ये मार्च अप्रैल में उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना, मतलब मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जब तैयार हो जाती है तब काट ली जाती है। ज़्यादातर ये पालेज और सब्जियां होती हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जियां आदि। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे पॉइंट है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक चावल उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल उत्पन्न करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। एक हिसाब से देखा जाए ये घटते हुए क्रम में है कि सबसे ज्यादा वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन भारत में होता है? तो ये 22% उत्पादन भारत में होता है। बाकी 100% में 22% घटा वो पूरी दुनिया में होता है। इसके चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है गेहूं उत्पादन में, तथा भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मतलब चीन के बाद विश्व में देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, और देखा जाए भारत में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है तो फिर उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। दाल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालें होती हैं, जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है। उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद महाराष्ट्र में। सही है भाई, बने रहिए डीके एजुकेशन अड्डा पर। बुझी समा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती भी निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम अपनी आप अपनी बदल सकते हो। भाई सही है, दमों वाले सर जी और खड़े वाले सर जी। गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है। अगर प्रति कुंटल हेक्टेयर का हिसाब देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर। अगर ओवरऑल उसका प्रोडक्शन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। तो आप उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पर देखें, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है, इसके बाद महाराष्ट्र में होता है, ये लिख दिया है। चाय उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से? सबसे ज्यादा असम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर के जो राज्य उधर साइड में ही चाय होती है। विश्व में कहाँ के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी? चीन के लोगों में। प्रारंभ में इसे औषधीय पौधा समझाता था। औषधीय मतलब दवाई ववाई के काम में आने वाला पौधा। सही है भाई, मैं 1% भी अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको एक किताब पढ़ने के बाद में गूगल करने की या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने एग्जाम होते हैं अगर कोई विवादित होता है प्रश्न तो यहाँ से अगर आप साक्ष्य लगाते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 100%, क्योंकि लिख देते हैं कि भैया SCERT और NCERT किताबों का ही हम विवादित जो वो होगा प्रश्न उसका ही साक्ष्य मानेंगे। कपास उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। सही है भाई। चाय व जूट के लिए कौन सी मिट्टी
व कितनी बारिश की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है। ये किसी भी देश के विकास स्तर से को बताती है। ये कक्षा 8 की भारत संसाधन पढ़ रहे हो आप। ऐसी फसलें जिनके बेचने के लिए उत्पादित फसल जिसे नगद आय हो, ऐसी फसल जिससे नगद आय हो, उनको क्या कहते हैं? नकदी फसलें। अब प्रमुख उत्पादन और उससे संबंधित कल्चर समझेंगे। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर मत्स्य उत्पादन पिसीकल्चर, इसमें से एक नंबर आता है इन कल्चरों में से, ध्यान रखना। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली लतादार सब्जियों की कृषि ओलोरीकल्चर, मृदा की जुताई फसलों को उगाना पशुपालन एवं विज्ञान एग्रीकल्चर। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर विलियम गेट ने। अभी जो पुलिस का एग्जाम हुआ है ना, मुझे लग रहा है जितना जीएस आया है सब हेस आया, कहीं से नहीं आया। जितने एग्जाम होते हैं चाहे पिछले टैट या सुपर टैट के हुए हों, पूरा पेपर हें से कक्षा 8 तक की किताब से देते हैं वो कॉपी पेस्ट करके। सही है भाई। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से कक्षा 8 तक की किताबों का स्टडी करना और मेरी वीडियो को 2-3-4 बार देख लो और पेपर देने जाओ, चुटकी में उड़ेगा पेपर। अगला है प्रमुख क्रांतियों से संबंधित फसलें। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है और गेहूं सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का समेकन, सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्म को बढ़ावा देना। चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ जो कच्ची धातुओं से मिलकर बनता है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क, मतलब मिलके बनता है अयस्क। सही है भाई। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। सेंधा नमक जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है जो त्योहारों और पर्वों पर खाने के काम आता है। खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि हैं धात्विक। कोयला, खनिज तेल, अभ्यर, गंधक, पोटास आदि हैं अधात्विक। सही है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। पदार्थ और उत्पादित स्थल। लोहा कहाँ होता है? झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु। तांबा झारखंड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। एल्युमिनियम जिसका अयस्क बॉक्साइट है, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र। मैग्नीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और उड़ीसा। सोना कर्नाटक की कोलार खान जिले में सर्वाधिक, बस झारखंड में। चांदी राजस्थान के उदयपुर में। जस्ता राजस्थान में सर्वाधिक होता है। लोहा धातु अन्य पदार्थों से मिली होती है तो इसे क्या कहते हैं? लोह अश्क। किस धातु का मजबूती आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनेटाइट और सीडराइट प्रकारों में बांटा गया है? लोहा को बांटा गया है। विश्व पर लगभग कितना लोहे का भंडार भारत में है? 1/4 भारत में। सही है, लगभग कह सकते हो 25% भारत में होता है। सही है भाई। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लोहों का भंडारों में से एक है, मतलब कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा में। एल्युमिनियम के बर्तन किस अयस्क के बने होते हैं? बॉक्साइट के। मैग्नीज का उपयोग स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इन चीज़ों को बनाने के लिए किस चीज़ का, इन उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः? तो मैग्नीज का। देश का अधिकांश मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से मैग्नीज, महाराष्ट्र, मतलब मैग्नीज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से प्राप्त होता है। सही है भाई। खनिज व संबंधित राज्य जो खनिज पदार्थ है। अभ्रक आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। संगमरमर मध्य प्रदेश, राजस्थान। नमक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सैंधा नमक की बात हो रही है। चूना पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। हीरा मध्य प्रदेश। अभ्रक का प्रयोग त्योहारों में अबील गुलाल बनाने के लिए होता है। अभ्रक का प्रयोग के साथ हल्का चमकीला सफेद, हरा, काला तथा हल्का गुलाबी रंग में उड़ा हुआ देखते हैं आप। अभ्रक का भारत में सर्वाधिक, मतलब पहले नंबर पर अभ्रक सबसे ज़्यादा जो पैदा होती है या सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अभ्रक का, वो कहाँ होता है? भारत में होता है हमारे। अभ्रक किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में अभ्रक सर्वाधिक पाई जाती है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक पॉइंट। शक्ति के कितने साधन होते हैं? 2। कौन कौन से? परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा क्या होती है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा होती है। गैर परंपरागत परमाणु, जल विद्युत, पवन, भूतापीय, ज्वारीय और बायोगैस, ये गैर परंपरागत होती है। भारत में कोयले कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से? पीट, लिग्नेनाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? असम, मेघालय, गुजरात और मुंबई हाई तट पर। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यूरेनियम और थोरियम।
सही है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान लो सोना पढ़ रहे हो आप, सोना। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना, ये सब सारी चीज़ें नोट कर लो, ये भरा पड़ागा, पूरा पेपर भरा हुआ होगा। हमारे देश में यूरेनियम का भंडार कहाँ है? झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में होगा, कलपक्कम तमिलनाडु में होगा, कुडकुलम तमिलनाडु में होगा, रावतभाटा राजस्थान में होगा, नरौरा उत्तर प्रदेश, हमारा इकलौता उत्तर प्रदेश में नरौरा है, और काकरापारा गुजरात में होगा, कैगा कर्नाटक में हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक नंबर यहाँ से प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों से आ जाता है कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडलकुम, कलपक्कम और कुडलकुम दोनों तमिलनाडु में। रावतभाटा, रा मतलब राजस्थान, रा मतलब रावतभाटा, सही है। और नरौरा उत्तर बुलंदशहर में, ये उत्तर प्रदेश में नरौरा, और काकरापारा गुजरात में हो, कैगा कर्नाटक में। तो ये भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त 1948 की हुई थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किसके निर्देशन में हुई? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में हुई थी। एक एक पॉइंट खरा सोना सा है भाई, खरा सोना जिसे कहते हैं। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक का योगदान सराहनीय? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो शक्ति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 4 गीगावाट करना, 100 गीगावाट करना। भारतीय जलवायु कार्य योजना कब तक के लिए लक्ष्य निर्धारित है? योजना 2030 तक के लिए। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, पवन चक्कियाँ जो होती हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सही है भाई, एक एक प्रश्न आप खरा सोना सा देख रहे हो भाई। चीनी उद्योग में अग्रणी राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मोटर गाड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं, ये मोटर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव। वायुयान उद्योग कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक, लखनऊ, नासिक, कोरापुट ओडिशा में है। जो रेलगाड़ी के इंजन कहाँ बनते हैं? चितरंजन पश्चिम बंगाल में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है रेलगाड़ी के इंजन बनते हैं। रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? कपूरथला पंजाब में और श्रीमद्दपुरम तमिलनाडु में। दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग कहाँ है? बेंगलुरु, इलाहाबाद और रायबरेली में। भाई जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह समझ जाता है। आप डीके एजुकेशन अड्डा पर आइए और अपने भविष्य को खुद बनाइए। तेल शोधन कहाँ पे है? डिंगबोई, नूनबती, गुवाहाटी, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी, बिहार, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई तटात पे तेल शोधन जो रिफाइनरी होती हैं। कहाँ पर कच्चा तेल का शुद्ध करने का डीजल पेट्रोल बनाया जाता है? तेल शोधनशालाओं में, जहाँ मतलब क्रूड तेल आता है, जो आयात होता है क्रूड तेल होता है, उसके बाद में उसको रिफाइनर करके तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। उससे डीजल भी बनाया जाता है, उससे पेट्रोल भी बनाया जाता है, उससे गैस भी बनाई जाती है। सही भैया, तो उसे तेल शोधन कहते हैं, रिफाइनर बोल सकते हैं। सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, जो कि एक परतदार चट्टान है, जो चूना पत्थर से बनता है सीमेंट। जिन देशों में उद्योग धंधों का बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका, उन्हें कहते हैं विकासशील देश। भारत एक विकासशील देश है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग ये देश के किन 4 महानगरों को जोड़ता है? सही है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। सही है भाई। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक सड़क मार्ग तक। भारत में पहली रेलगाड़ी कब से कहाँ तक चली? 1853 में मुंबई से थाने, जो कि 34 किलोमीटर तक चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ये भी अलग से मैं बता रहा हूँ, उसमें किताब में था नहीं तो मैंने लिखा नहीं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधाओं के लिए जमीन और अंदर के रेल मार्ग को क्या कहते हैं? मेट्रो रेल मार्ग। भारत की सबसे बड़ी नवीनतम रेलवे मार्ग परियोजना क्या? कोकण रेलवे। सही है, कोकण मतलब वो गोवा साइड में, महाराष्ट्र गोवा साइड में। सही है। कोकण रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलौर तक जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये पूछा गया है कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, वहाँ से स्टार्ट होते हुए गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलौर के स्थान तक बिल्कुल लास्ट है। मतलब कह सकते हैं रोहा से लेकर मंगलौर तक लास्ट है, लास्ट में बीच में गोवा पड़ जाता है, वो एक चीज़ अलग है। ये कई बार पूछा गया। 81 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पणजी है भाई। सर्वाधिक लंबा जलमार्ग कौन सा है? गंगा नदी पर प्रयागराज हल्दिया बीच 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा जलमार्ग क्या आते हैं? पानी के द्वारा जो यात्रा वगैरह करते हैं, या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, तो गंगा नदी में चलता है। प्रयागराज मतलब हमारे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, मतलब ये हल्दिया साइड जगह वहाँ है पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। सही है, वो भी जली मार्ग है, मगर वो 891 है। चलो प्रश्न नंबर 84। भारत में कितने पतन है? पतन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है देश विदेशों के लिए। सही है। 12 बिल्कुल प्रमुख बहुत बड़े वाले, और छोटे छोटे अन्य हैं 200, मतलब तो 12 ये हो गए और 200 ये हो गए। प्रमुख पतन कौन से? मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतुकुड़िन, कांडला, न्यू मंगोल, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नौर।
सही है, जिसमें कांडला बंदर का बहुत आता है। ये कहाँ पे है, सही है, और इसका अब नवीन नाम क्या है ये कमेंट करके बताएंगे। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान कब से कहाँ तक चली थी? 1911 से इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी प्रथम उड़ान हवाई जहाज वाली। किस वर्ष से भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था कर केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली? सन 1953 से। ये केंद्र सरकार का मामला है हवाई यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वह स्थान है जहां हवाई जहाज देश विदेश के लिए विदेशों के लिए उड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, और जहां घरेलू हवाई अड्डे होते हैं वो देश के अंदर अंदर उड़ते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। भारत के प्रमुख आयात वस्तु है, मतलब आयात जिसको हम मंगाते हैं, हमें मतलब हम जिसको मंगाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। मशीनें, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, बहुमूल्य रत्न, रसायन, कोला, कोक, लोहा, इस्पात की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो हम मंगाते हैं। भारत में प्रमुख निर्यात मतलब जिसको हम बना के भेजते हैं, मतलब ये तो हुआ हम निर्भर हैं जिन चीज़ों को, और ये कि हमारे पास इतनी है कि हम विदेशों में भेजते हैं। कृषि संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज रत्न व आभूषण, रासायनिक इंजीनियर व का सामान, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम पदार्थ, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सही है, ये हम भेजते हैं और ये हम लेते हैं। मैंने अपने पास से 1% भी नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैंने असल में किताबों को पेस्ट कर दिया है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1766। भाई साहब हमारा छिपा हुआ था इनमें, हमने देखा ही, ना आपने देखा ना हमने, देख लो, पढ़ लो भाई, भला हो जाएगा जीवन में। संचार को अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नल लोगों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का। भाई कौन कंप्यूटरों का ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से, अब यह कंप्यूटर आ गए, सही है, जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तक प्राप्त किया जा सकता है? इंटरनेट। कौन सा संगठन व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अनेक 10 देश सदस्य? विश्व व्यापार संगठन, WTO बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। इंटरनेट का प्रयोग किस किए जाने वाले WW जो 3 बार WWW आता है फिर डॉट कहते हैं, उसका पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़, मतलब 19 करोड़ 90 लाख। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितनी थी? 121 करोड़, अब तो ज़्यादा हो गई। भारत की चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या है, मतलब दूसरे नंबर पर है भारत। मगर अब जो नए आंकड़े हैं वो ये कहता है कि भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। सही है, ये किताबों का है, सही है, 1-2 साल पहले की किताबें जो छप जाती हैं, ये कुछ जो करंट वाली चीज़ें हो जाती हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या दर क्या कहलाती है? जन्म दर। प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर। भारत की लगभग आधी जनसंख्या किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में यहाँ 50% जनसंख्या है इन राज्यों में, जो कि 28 राज्य है और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। बाकी जितनी बची वो 50% सब प्रदेशों में है हमारी। इतने ये प्रदेशों में हमारी 50% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले किस राज्य में रहता है? उत्तर प्रदेश में। मतलब कह सकते हो कि 100 में वो मतलब छठा भाग यहाँ रहेगा, जनसंख्या जो होगी उसका छठा भाग यहाँ रह रहा है। बाकी जो बच्चे जितने भाग वो सब कहाँ रहेंगे? वो सब पूरे देश में रहते हैं, सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से आगे है, मतलब वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से आगे है उत्तर प्रदेश की। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? ये भैया 943 था, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश लिंग अनुपात 912। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 जो पुरुष होंगे उन पर स्त्रियों की संख्या। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, सही है। पिछड़ संख्या 100। क्वेश्चन नंबर 100 की बारी है भाई, 1 मिनट। भारत की साक्षरता कितनी है? 73%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%, 67.7%। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। भारत का जनघनत्व कितना है? 382। उत्तर प्रदेश का कितना है? 829। भाई साहब ये कक्षा 8 की पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 105। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 2.4। और जनसंख्या कितनी है? 16.7। मतलब अगर क्षेत्रफल में पूरी दुनिया में देखा जाए तो इसके हिस्से में 2.4% आता है, और जनसंख्या का अगर देखा जाए इसका हिस्सा तो 16.7% का मतलब कह सकते हो हर 100 में दुनिया भर के 100 लोगों में 17 लोग इंडिया के होंगे।
106 नंबर, भारत में प्रतिवर्ष औसतन किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है? 1.64, मतलब 1.64 के स्पीड से बढ़ रही है जनसंख्या हर वर्ष। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33, मतलब भारत में जो अदर स्टेट है उनको लगा के देखा जाए तो इसका जो प्रतिशत है वो इतना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 16.5%, मतलब 17 लोग लगभग पूरी भारत के 17 लोगों में, वो 100 लोगों में 17 लोग यूपी के होंगे। सही है भाई। कुल खाद्यान्न जैसे गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक एक क्वेश्चन ऐसा मान लो सोने के तरह बिल्कुल चमक रहा है, मोती की तरह चमक रहा है, बिल्कुल यहाँ से नंबर क्या करते हैं, लुटेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। पदार्थ और संबंधित जगह, चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है भाई। डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांधा, कांच प्रयागराज बांधा, बाक्साइड बांधा, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में है, जिप्सम झांसी हमीरपुर और मिर्जापुर। सही है भाई, ये उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। जिप्सम झांसी हमीरपुर और मिर्जापुर, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र। ललितपुर जनपद में किसकी खोज की गई है? यूरेनियम की। अगर यूरेनियम का कहीं नाम आता है ललितपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। सही है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका कौन कौन निभाते हैं? तो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं वनस्पति तेल का बहुत अच्छा उत्पादन होता है यहाँ, सीमेंट का और चमड़ा उद्योग का। तो वनस्पति तेल हो गया, सीमेंट हो गया और चमड़ा उद्योग हो गए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उद्योग और संबंधित जगह, सूती वस्त्र उद्योग कानपुर और वाराणसी, कालीन उद्योग भदोई। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन भी आ गया यहाँ से भैया कि कालीन उद्योग कहाँ का है? भदोई का। सीमेंट उद्योग चुरकडाला, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा लखनऊ, चमड़ा उद्योग कानपुर आगरा में सबसे ज़्यादा होता है। वनस्पति उद्योग कानपुर मोदीनगर मेरठ, खेल का सामान मेरठ, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, खेल का सामान मेरठ। ताला उद्योग अलीगढ़, पीतल उद्योग मुरादाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद, जो चूड़ियाँ उड़ियाँ बनती हैं। भाई साहब स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो और ये मान लो कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, ये इतना सही, इतने में से 1 नंबर मिलता है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देख लेना एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल खरा सोना भाई। सही है भाई। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 115, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1981 में किस योजना की शुरुआत की गई थी? उद्योग बंधु योजना की। 1976 में उत्तर प्रदेश की प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में किसकी स्थापना हुई? नोएडा की। 1976 में। नोएडा के बाद जौनपुर में क्या बना? सीडा जौनपुर में। और गोरखपुर में क्या बना? गीडा। और भदोई में क्या बना? बीडा। ये सही है, ये नोएडा की ही तर्ज पे बने हैं। संपूर्ण विश्व में केवल 4 देश ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। मतलब केवल हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। सही है भाई। दुनिया भर में उत्तर प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से? देखो 4। एक तो चाइना की उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, ब्राज़ील के उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, अमेरिका की उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है और इंडोनेशिया। अगर भारतीय करें तो ये सबको खत्म कर देंगे, सभी देशों को। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ इन 4 देशों की उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या है, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश से कम ही जनसंख्या है। सही है भाई। अब आगे चलते हैं। सीमेंट उद्योग कहाँ का होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश अग्रणी है। किसके? सीमेंट के लिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। देखो ये दिखना रहा है आपको, दिख रहा होगा 7 है ये। भारत की 10 की वृद्धि कितनी है? 17.7, मतलब 10 के मतलब 10 वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ी है जनसंख्या? 17.7 का मतलब होता है 100 लोगों में 17-18 लोग और बढ़ गए। और उत्तर प्रदेश की क्या है? 20.22, मतलब उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि ज़्यादा, 10 साल में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है अकॉर्डिंग अपने देश के। भारत की साक्षरता पुरुषों में कितनी है? 8.90, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है? 77.3, मतलब 77.3 हो गई और 80.90 हो गई। तो सही है, ये भी दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पास से 1% भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो किताबें हमारी उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में चलती हैं, सरकारी स्कूलों में, वो किताबों से आप पढ़ रहे हो। शीतोष्ण घास का प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में टेगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको हम शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125, शीतोष्ण घास प्रदेश और टेगा प्रदेश दोनों में कितनी बारिश होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगला है रूस में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी। यूरेशिया में कार्पथियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक किस घास का विस्तार है? शीतोष्ण घास का। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से पूर्व से बड़ी झीलों तक विशाल घास मैदान क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरी प्रदेश कहते हैं। सही, घास के मैदानों को। सही है भाई।
एशिया में स्टेपी प्रदेश के में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन पाए जाते हैं। मतलब एशिया में स्टेपी प्रदेश के जंगली घोड़े और उत्तरी अमेरिका की अगर बात आ जाए तो प्रेरी प्रदेशों में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन पाए जाते हैं। बाइसन का मतलब होता है कुत्ता गाड़ी, जो कुत्ते खींचते हैं गाड़ियों को, सही है, जब बर्फ होती है। पंपास घास के मैदान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, जिसमें क्या क्या जंगली भैंसा, पंपा हिरण, रिया पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ? पंपास घास के मैदानों में। कहाँ पर? ईमू, कंगारू, कोका बर्रा आदि विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। किर्गिज, कच्चाक आदिवासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? एशिया के स्टेपी प्रदेश में। भाई मैंने अपने पास से 0.1% भी ना दिया, जो भी है सरकार की अपनी किताबों का है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन इससे पढ़कर अगर आप सही करके आए हो इसके अनुसार, तो मान लो अगर गलत भी आगे जाता है तो आप इसकी आपत्ति लगा सकते हो कि भाई आपकी किताबों से पढ़ा है और ये गलत कैसे हो गया, जब पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं इससे। कौन घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है? शीतोष्ण। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो किस लिए फेमस है? फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर आ जाए कि भाई कहाँ के कौन से प्रदेश, तो लिखना भाई भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है फलों के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है मेरे भाई वो सबड़ जाता है। जय हो दंगों वाले सर की। अगला है प्रश्न नंबर 136 जिन प्रदेशों का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक होगा उनको क्या कहेंगे? भूमध्य सागरीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 136 ... है खाली जगह। कौन से सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा अधिक होती है जबकि ग्रीष्मकाल में शुष्क रहता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ठंड में बारिश ज़्यादा होती है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। ... प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। रूम प्रदेश भी कह सकते हैं और भूमध्य सागरीय भी कह सकते हैं। भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागर भरा जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना, पत्तियों से रेशम की पालकर रेशम तैयार करना प्रमुख उद्योग है। काऊ बुआ किसे कहा जाता है? पशु चराने वालों को। डाउन्स के घास मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में भाई, सही है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 141 भारत की जलवायु कहा जाती है? मानसूनी। भारत में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं के द्वारा होती है। भारत के उत्तरी भाग में जून माह में गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत में कितने प्रकार के सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं? थाईलैंड में भूरे रंग के हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड में। कहाँ के महाद्वीप की लगभग 2/3 जनसंख्या का जीविकोपार्जन मुख्य साधन कृषि है? भैया एशिया की, जिसमें हमारा देश है। अगला है भाई चावल। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दाल, कहवा, जूट, कपास किस प्रदेश से प्राप्त होता है? मानसूनी। इंग्लैंड किस महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है? यूरोप का। इंग्लैंड को ठंडी जलवायु का भी देश कहा जाता है भाई, सही है। अगला किस देश में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है? ऊन व भेड़ का मांस भी निर्यात किया जाता है? न्यूजीलैंड। म्यांमार की राजधानी यंगून। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आपदा कितने प्रकार की होती हैं? 2, प्राकृतिक और मानव जनित। कब गुजरात राज्य में भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जानमाल की हानि हुई? 2001 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी, सही है भाई। अगला है मिट्टी, चट्टान, खड़े ढालों के सहारे तेजी से सरकती उसे कहते हैं भूस्खलन। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवा की तेज आंधी को क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन। चक्रवात को चीन में क्या कहते हैं? टाइफोन। चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? टैफू। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बिलीबिली। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, सही है भाई। अगला कब संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? 2005 में। इस अधिनियम द्वारा 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राज्य आपदा का प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और वहीं जिला आपदा प्राधिकरण अध्यक्ष जिलाधिकारी या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड किसके मध्य? अमृतसर से कोलकाता के मध्य भाई। अब हम बात कर लें हमारे भारत की महान विभूतियां, महान व्यक्तित्व, सही है। और किस क्लास की बात करेंगे? हम कक्षा 8 की बात करेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 8 की महान व्यक्तित्व किताब का क्रीम कह सकते हैं या फिर निचोड़ कह सकते हैं, क्यों भी दंगों वाले सर जी, सही है। महाभारत की रचना किसने की? पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि महाभारत की रचना कहाँ की थी? काशी में। काशी में नागकुआ नामक स्थान पर महाभारत की रचना की। योग शास्त्र रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। अष्टधाई रचना किसने की? पाणिनि ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य था, सही है भाई। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। किसने अपने अपमान का बदला लेने की सम्राट घनानंद नंदवंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य दोनों सहगामी थे, मतलब साथ साथ थे। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम। किस स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त बाल अवस्था से विलक्षण प्रतिभा के संपन्न थे? प्रयाग स्तंभ के अनुसार। ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो स्तंभ वाले आते हैं। 1 नंबर स्तंभ का आता ही है। किस स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन है? प्रयाग के अशोक स्तंभ में, सही है भाई।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास किसके वक्त थे? शिव के। महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभव किसके द्वारा रचित है? कालिदास के। अभिज्ञान शकुंतला विक्रमार्जुन और मालविक्रम नाटक किसके द्वारा रचित है? कालिदास के। कालिदास के खंड काव्य और गीत काव्य है मेघदूत और ऋतु श्रृंगार, दोनों अलग अलग हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला में वर्णन किसका? शकुंतला की विदाई का वर्णन है। किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है भैया? कालिदास को कहा जाता है। सही है, बिल्कुल ऐसा मान लो खरा सोना पड़ रहा हो। हर्षवर्धन किस ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठे? 606 ईस्वी में। सही है भाई, पूरी क्रीम पड़ रहा है ये आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 21, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के। किसने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शक नामक नाटक लिखे? हर्ष ने। यहाँ संस्कृत से भी आ जाता है कि संस्कृत में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है और हिंदी में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो ये 2 in नहीं कह सकते बल्कि 3 in 1 कह सकते हैं। GS संस्कृत और हिंदी कहीं भी पूछ सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु का नाम? गोविंदनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट है गुरुओं के नाम। किसने भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की? आदि शंकराचार्य ने। 4 मठ कहाँ कहाँ? श्री बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और श्री रामेश्वरम में। किसने रामचरितमानस की स्थापना करी? तुलसीदास जी ने। प्रश्न नंबर 28, किसकी रचना बिना पत्रिका कवितावली और दोहावली गीतावली हैं? तुलसीदास जी की। दक्षिण भारत के प्रमुख संतों में प्रमुख है नामदेव। नामदेव का परिवार किसका भक्त था? कृष्ण जी का। नामदेव स्वयं भजन बनाते थे और गाते थे। इन भजनों को क्या कहते थे? अभंग। अबुल फजल का जन्म का हुआ? आगरा के पास हुआ था। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम क्या था? फैजी। अबुल फजल के मारने की योजना किसने बनाई? जागीर ने। अबुल फजल को मारने की योजना। सही है भाई, अगला चलिए। किसने महाभारत, भागवत, अन्य संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया? अबुल फजल ने। सही है भाई, अबुल फजल ने फारसी में अकबर नामक ग्रंथ लिखा जिसमें किस राज का वर्णन है? किसके राज्य का? ये भैया अकबर के। आईन अकबरी किसका लिखा ग्रंथ है? अबुल फजल के। शिवाजी के पिता का नाम? शाही जी। माता का नाम? जीजाबाई। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सच्चे भाषा किसे कहा जाता था? गुरु गोविंद सिंह को। सही है भाई। और प्रश्न नंबर 41, किसने बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना व सिख धर्म की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह ने। पंच प्यारे किसकी देन है? गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न नंबर 43, किस सिख गुरु ने केस, कड़ा, कक्षक, कृपाण, पंच, कंकार को ग्रहण करना आवश्यक बताया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किस सिख ने सिंह जोड़ना आवश्यक बनाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किस गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की पदवी दी? किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। ये कहाँ के शासक थे? मैसूर के। राजा राम मोहन राय के बारे में पॉइंट देखिए। भारत के साहसी, निश्चयी, असली समाज सुधारक और सती प्रथा का अंत करने वाले, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में आत्मीय सभा बनाई। ईश्वर एक है, इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1828 में की। संवाद कौमुदी की स्थापना, साप्ताहिक पत्र निकाला जो कि बांग्ला भाषा में था। फारसी में मिरातुल अखबार निकाला। वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। ये डेटे भी ध्यान रखने लेना। सही है। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देनी जो कि मुगल शासक था एक। और 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हुई। मतलब अपने देश से बाहर इस समाज सुधारक की। ब्रिस्टल नगर में आज भी इनका स्मारक बना हुआ है। चलिए, रावणी अवंती बाई का जन्म कहाँ हुआ? जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में। महर्षि दयानंद के बारे में मोस्ट पॉइंट। मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। इनका जन्म स्थान गुजरात में है। योग विद्या का ज्ञान इन्हें द्वारका के स्वामी मेहता शिवनानंद ने दिया। सत्यार्थ प्रकाश लिखी इनने 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। अब किसने मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे के सारे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। सही है। खेतरी नरेश के प्रस्ताव पर इन्हें अपना नाम विवेकानंद धारण कर लिया। लाला लाजपत राय के बारे में महत्वपूर्ण। पंजाब केसरी कहा जाता था। शेरे पंजाब कहा जाता था। साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में कुछ करने के बाद कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की। सही है भाई। अगला है स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँ। किसने कहा? तिलक ने कहा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत कब आया? लाहौर में आया था। भारत मतलब भारत का हिस्सा था उस समय लाहौर। 30 अक्टूबर 1928 को। लाला लाजपत राय के बारे में जिन्ना ने क्या कहा? वह भारत माता के मानपत्रों में से एक है। महर्षि अरविंद द्वारा रचा गया काव्य सावित्री जो उनकी अनमोल धरोहर है।
सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी तथा बंगला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? महर्षि अरविंद ने। सरोजिनी नायडू के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय कोकला है, 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है, और 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के मौके पर किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन के। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति था? डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन, किसे 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। कौन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, स्थान जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में। प्रारूप मसौदा या ड्राफ्ट समिति जो भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे ये, दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में दलित के प्रतिनिधि के रूप में भाग भी लिया था और पूरा समझौता महात्मा गांधी के साथ हुआ था। अब आपको कमेंट बताना है 1930, 31, 32 कब को हुआ था पूरा समझौता? सही है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। इन्होंने साहू जी महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 को मूक नायक अखबार निकाला। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन किया। 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। भारत सरकार के कानून मंत्री बने। जब देश आज़ाद हुआ 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ, मिला इन्हें। भूदान आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? आचार्य विनोबा भावे। किसने भारत में सेवाश्रम संघ की स्थापना की? स्वामी प्रणवानंद ने। सही है, विनोद या प्रणवानंद भी कह सकते हैं ने। कहाँ के मठ में नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगीराज बाबा गंभीर नाथ से दीक्षा ग्रहण की? गुरु गोरखपुर मठ में। किसने गोविंदनाथ गिरी से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की? स्वामी प्रणवानंद ने। किसे सीमांत गांधी कहा जाता? खान अब्दुल गफ्फार खां। बादशाह खान के नाम से कौन प्रसिद्ध था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को पश्तो भाषा का कौन सा समाचार प्रणाला पख्तून खुदाई खिदमतगार संगठन व किसने व कब बनाया? सन 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां ने बनाया। अगला है, करो मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। करो मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया? 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। चौधरी चरण सिंह को किस नेता के रूप में याद किया जाता है? किसान नेता के रूप में। चौधरी सिंह की समाधि कहाँ पे? किसान घाटी, नई दिल्ली। अमृतसर जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 का। सही है भाई, ये सभी मैं सरकारी किताबों का पढ़ा रहा हूँ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा क्यों हो रही थी? रोल एक्ट के विरोध के कारण हो रही थी। काकोरी रेलवे कांड कब हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही? 9 अगस्त 1925 को हुआ। सारडस हत्याकांड की योजना का नेतृत्व किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने किया। सारडस हत्याकांड के मुख्य किरदार कौन थे? भगत सिंह और राजगुरु और आजाद। किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्रांतिकारी दल का गठन किया? आज़ाद ने। ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 कहाँ के अंग्रेजों से लुथल हुआ? अंतम दिल्ली अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध किया गया? लाला लाजपत राय की। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? भगत सिंह का। कब किसने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली बम फेंका? अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को। कब शहीदी दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस 23 मार्च को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसने कहा? रामप्रसाद बिस्मिल ने। कंकोरी कांड के लिए किसको फांसी दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना की रामप्रसाद बिस्मिल ने। आजाद ने किस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया? हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं 28 फरवरी को। किस दिन इसकी जगह किस होना था? किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? सीवी रमन द्वारा सस्ते सरल व उपकरणों का प्रयोग करने की महत्वपूर्ण खोज के कारण। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार के बारे में समझते हैं। सही है भाई, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट नोबेल की स्मृति के में प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सही है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? 6, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन की खोज को किस नाम से जानते हैं? रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला है, ट्रामे में परमाणु बिजली घर की स्थापना किसके निर्देशन में हुई? डॉक्टर भाभा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब व कहाँ हुआ? 18 मई सन 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा शॉर्ट कर दे, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था भाई। 1 मिनट रुको, अब सही है। भारत उस समय परमाणु परीक्षण करने वाला कौन सा राष्ट्र था? 6ठा। उससे पहले 5 कर चुके थे। ट्रामे का नाम बदल के क्या हो गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि एवं पृथ्वी क्या है? ये एक मारक मिसाइल है और अब्दुल कलाम की देन है। पृथ्वी मिसाइल क्या है? ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि मिसाइल क्या है? ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। किसने 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की? लोक नारायण
लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। भारतीय प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। सही है भाई। सन 1971 ईस्वी को इंदिरा गांधी की सूझबूझ से किस देश का जन्म हुआ? बांग्लादेश का 1971 में। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। लता मंगेशकर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर कोकिला हैं, सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। पहली हिंदी फिल्म इसके लिए उन्हें गीत गाया बहती आपकी सेवा में। 1962 में चीन आक्रमण के समय ए मेरे वतन के लोगों को गाना गाया था। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं ये। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं ये। सही है। और इनके पास इनके क्या क्या रिकॉर्ड हैं? 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ मानी जाती है। सही है भाई। अगला है, एकमात्र ऐसी हस्ती है जिनके जीवन काल में उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 1984 में मध्य प्रदेश सरकार, 1962 में महाराष्ट्र सरकार देती है, अपने राज्य सरकारें। अगला है, हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ये भारत रत्न सम्मान है। भारत रत्न जो होता है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भी उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती हुई है उसमें पूछा गया है। और सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। शहनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। संगीत के कितने सप्तक होते हैं? ये 3 होते हैं भैया। सही है भाई। अब बात कर लें हम विज्ञान की। कक्षा 6 की विज्ञान की बातें करते हैं। सही है। कक्षा 6 के जो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान चलती है कक्षा 6 में, उसकी प्रश्न नंबर 1, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे चरक। सही भाई। प्राचीन काल के महान संत चिकित्सक सुश्रुत। समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ श्रीधराचार्य। पाई का मान देने वाले प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। पौधों की संवेदनशीलता को सबसे पहले बताया जगदीश चंद्र बोस ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। सही है भाई। अब अगला है, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को कहते हैं पृथक्करण। दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को अलग करने की क्रिया अपकेंद्रण। किसी विलयन के बाद से बाष्पीकरण और संग्रहण की विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है भाई। जब ये कक्षा 6 की विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, मैं एक पॉइंट भी अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करे तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसे कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, ऐसे ऐसे घूमता है। जब कोई वस्तु घूर्ण करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ना हो, मतलब घूर्ण का मतलब है लट्टू नाच रहा है, वो क्या सी गति होती है? घूर्ण गति। जैसे लट्टू नाचता है वहीं पर अपनी धुरी पर घूमता है। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करे तो उस गति को क्या कहते हैं? वो कहलाती है दोलन गति। अगला है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। डॉट डॉट डॉट। वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करे बल कहलाता है। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहते हैं? जैसे पानी की भारी बाल्टी उठाना, टमाटर का दबाना, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पेशीय बल कहते हैं। किन्हीं दो सतहों के संपर्क के तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं भाई। सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। आयास, आलम तथा भार की स्थिति के अनुसार उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिन उत्तोलकों में आयत और भार के मध्य आलम्ब होता है वह कौन से प्रकार होते हैं? प्रथम प्रकार के होते हैं। जैसे हैंडपंप, कील निकालने वाली हथौड़ी। जिन उत्तोलकों में भार, आलम्ब तथा आयास के मध्य होते हैं वे दूसरे प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे पहिए वाली ट्रॉली, सरौता और बोतल खोलने का ढक्कन खोलने वाला यंत्र बोतल के। जिन उत्तोलकों में आयास, भार और आलम्ब के बीच में होता है वे किस प्रकार के होते हैं? तीसरे प्रकार के उत्तोलक होते हैं। जैसे चिमटी, नेल कटर, झाड़ू, सीढ़ी आदि। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। भाई साहब आप क्रीम पढ़ रहे हैं, ऐसे मान लो यहाँ से ये पढ़ने के बाद में आपको फतेह होना हर कम्पिटेटिव एग्जाम तय है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु जिराफ।
हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष सफ़ेदा या यूकेलिप्टस कह सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? अमेरिका का रेडवुड या सिकोया कह सकते हैं। परपोषी पौधे कौन से होते हैं? अमरबेल, बांदा और कुकुरमुत्ता, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मेढक श्वसन क्रिया कैसे करता है? स्थल पर जमीन पर रहता है तो फेफड़ों से करता है, अब जब पानी में रहेगा तो अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करेगा। कौन? मेढक। जल और थल दोनों पर वास करने वाले जीवधारी कहलाते हैं उभयचर। जो विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती क्या कहलाती है? अनुकूलन। ये सुपर टाइटम पूछा गया है। रात्रिचर जंतु तिलचट्टा, उल्लू, सियार, चमगादड़ और लोमड़ी। पौधों में श्वसन क्रिया किससे होती है? पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होती है। सूक्ष्म रंध्र होते हैं छोटे छोटे जो पत्तियों पर बने हुए। जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ, जो बाहर चीज़ें निकाल दी जाती हैं, जो मतलब यूज करने के बाद में जो बचता है कचरा, तो मलमूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड जो उपयोग हुआ और बाद में जो बचा वो बाहर निकाल दिया जाता है। पौधों में उत्सर्जी गोंद होता है, रबर होती है, रेजिन होते हैं। तो ये हमारे जीव जंतुओं का हो गया और ये पौधों का हो गया। कौन स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है? लाजवंती पौधा या कह सकते हैं हिंदी में छुई मुई, जो देहात में बोलते हैं। एक कोषीय जीव कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, यूग्लेना और प्लाइमोडोमोनास आदि। सबसे छोटी व सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सही है, जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जबकि सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बहुकोषीय जंतु कौन कौन से होते हैं जिनकी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं? हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक और मनुष्य बहुकोषीय होते हैं ये। सही है भाई। अगला चलते हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? अकशेरुकी, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुए, तिलचट्टा, घोंघा आदि। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है मतलब मेरुदंड पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? कशेरुकी। जैसे मछली, मेढक, पक्षी और गाय। दंगों वाले खड़ुआ सर को बताना कि आप कशेरुकी हो या फिर अकशेरुकी हो। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफेरेटस। वर्गीकरण का पिता लीनियस। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। सारे के सारे इंपोर्टेंट बिंदु पढ़ रहे हो आप। सही है भाई। एक वर्षीय पौधे जिनकी उम्र 1 वर्ष होती है। चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार मतलब 1 वर्ष से कम होती है। द्विवर्षीय मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा। केला। बहुवर्षीय पौधे कौन कौन से होते हैं? जो कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। घास, गुलाब, आंव, कटहल, ये क्या होते हैं? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। विश्व में लगभग कितने प्रकार के जीव जंतु व वनस्पति पाए जाते हैं? 16 लाख प्रकार के जंतु तथा 4 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अमाशय द्वारा भोजन का पाचन होता है। किसके द्वारा? पितरस का स्राव होता है। यकृत के द्वारा पितरस का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण होता है? वृक्क को, मतलब वृक्क मतलब कह सकते हैं हम किडनी। सही है। कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करता है? पत्तियाँ। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मूसला जड़ें और अवस्थानिक जड़ें। झकड़ा और रेशेदार जड़ को कहते हैं अवस्थानिक जड़ें, जो झकड़ादार होती हैं। सही है, उनकी जड़ें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है, पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पत्तियों से क्लोरोफिल, और फिर इनका भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन किस रूप में मिलता है? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस रूप में मिलता है? सही, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। पौधों में प्रजनन कार्य किन 2 चरणों में संपन्न होता है? परागण और निषेचन। जल की कमी से पौधों की अंगों में रूपांतरण हो जाता है, जैसे नागफनी, कैक्टस। इनको क्या कहते हैं? मेरुद्भिद पौधे कहा जाता है। श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग हमारा फेफड़ा श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग है। स्टेथोस्कोप से क्या होता है? हृदय की धड़कनों को मापा जाता है स्टेथोस्कोप। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ये भैया 4 होते हैं। सही है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगला पॉइंट है, शरीर के विभिन्न भागों में सिराओं मतलब अशुद्ध रक्त द्वारा रक्त किस में आता है? ये हृदय में आता है। किसमें? शुद्ध रक्त ध्वनि द्वारा विभिन्न अंगों की कोशिकाओं द्वारा पहुंचता है, हृदय। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हृदय की धड़कन होती है 100 बार प्रति मिनट। जहाँ हमारी मतलब वयस्क दंगों वाले खड़े वाले सर की होगी 72 बार, वहीं किसी 3 वर्ष के बच्चे को अगर लाएंगे तो 100 बार प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ मनुष्य, एक गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मैं खड़े वाले सर का कितना है? 500 ग्राम। मानव मूत्र में क्या होता है? 95% क्या होता है? जल मतलब पानी होता है, और यूरिया होती है 2.5%, 2.5 और 2.5 अन्य विशेष अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। किडनी के निष्क्रिय हो जाने पर व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? डायलिसिस बोल सकते हैं या अपोहनी भी कहते हैं। सही है, तो किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस करानी पड़ती है क्योंकि वो छान नहीं है किडनी, तो वो छनता है अस्पताल में जाके। मनुष्य की आँख में एक पारदर्शी होता है उत्तल लेंस। हाइड्रा तथा केंचुआ आदि में कितनी आंखें होती हैं? एक भी आंख नहीं होती हाइड्रा और केंचुआ की।
कुत्ते और चींटियों में गंध शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अगले हम बात करते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति छूकर अक्षरों की पहचान करते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? शक्ति और ऊर्जा मिलती है। गेहूं और आलू में पाया जाता है। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? वृद्धि और विकास होता है तथा ये टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करती है। ये चना दाल, राजमा, सोयाबीन और मांस मछली में पाया, सर्वाधिक ये सोयाबीन पाया जाता है। ये कक्षा 6 की आप क्या देख रहे हो? विज्ञान पढ़ रहे हो भाई। अगला है वसा। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान करती है। आप हर विषय की समान जानकारी यहाँ ले रहे हो। हमें तेल, मक्खन, दूध, सूखे मेवे, अंडे, मूंगफली, तेल, सरसों तेल से प्राप्त होता है ये वसा। सही है भैया, ये ज़्यादा तेलीय चीज़ों में पाई जाती है वसा। अगला है किससे शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है? विटामिन और खनिज लवण। ओजोन परत को सुराख करने वाला पदार्थ कौन सा है? CFC कह सकते हो या फिर क्लोरोफ्लोरो कह सकते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल की कमी से होता है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जल की कमी से होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक जल का स्रोत है समुद्र। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस जल का गलनांक। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा जल साबुन के साथ कम झाग देता है? कठोर। और मृदु जल जो है बहुत ज़्यादा झाग देता है। मृदु जल सबसे अधिक झाग देता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग कहाँ से प्राप्त हो पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। समतल जल का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 1%। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। अगला है हमारे शरीर में भोजन की पाचन उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में डॉट डॉट होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला है डॉट डॉट। सभी जीव जंतुओं में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन है भैया ऊर्जा का स्रोत। अब ये मैंने कहा है कि किताब के जो लास्ट में है ना, 6, 7, 8 की किताबों के लास्ट में क्या होता है? कंप्यूटर के कुछ पेज दिए हुए हैं, अब वो पढ़ लो। किसने 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अथवा कंप्यूटर की परिकल्पना की थी? चार्ल्स बेबेज ने। इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर को सभी दिखने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जिन्हें स्पर्श भी कर सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर, CPU, स्पीकर, कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर को किन हार्डवेयर का प्रयोग होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। कंप्यूटर में भी डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष परिणाम प्राप्त करते हैं क्या कहते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और आउटपुट डिवाइस। भाई साहब मैं इसमें जो है मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़्यादा हिंदी की और GK की है, वो जाके देख लेना आप। और इसके बाद भी संस्कृत और CDP की बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली हैं। सही है। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104 या उससे अधिक। सामान्यतः मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? 2, CRT और TFT। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। गुणों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सही है भाई। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉम टॉम। एक छोटा सा कंप्यूटर जैसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं, पॉम टॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है CPU। वह स्थान जहाँ डाटा स्टोर होता है, चाहे वह अस्थायी हो या अस्थायी हो। मेमोरी। स्थायी रूप से संग्रह करने के लिए कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार के होते हैं? 2, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण करने के लिए। पेन ड्राइव का प्रयोग होता है स्थानांतरण के लिए किसी डाटा को। सही है भाई। हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है सूचना संग्रह करने के लिए। मेमोरी क्षमता की मापने की इकाई है किलोबाइट, मापने की इकाई। कंप्यूटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसी भाषा समझता है? मशीनरी भाषा। मशीनरी भाषा को केवल 2 ही अंकों से व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, जिन्हें बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट कौन कौन से हैं? 0 और 1। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बाइनरी डिजिट का प्रयोग को क्या कहते हैं? बाइनरी प्रणाली। 0 और 1 की भाषा समझता है। प्रत्येक अंकों को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण माप देख लीजिए। 4 बिट मिलाकर 1 निबल बनता है, 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट मिलाकर 1 मेगाबाइट बनता है। मेगाबाइट का मतलब MB। सही है। 1024 मेगाबाइट बनाकर 1 गीगाबाइट मतलब GB, और 1 गीगाबाइट बनाकर 1 टेराबाइट मतलब TB। सही है। तो ये थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट हैं सारे पॉइंट। अगला है
एक ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से कंप्यूटर एवं पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, मॉडेम कहलाता है। किसके माध्यम से किसी भी प्रकार के नियंत्रित किया जाता है, इनपुट डिवाइस के किए गए डाटा की प्रोसेसिंग होने का उसका नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट, या कह सकते हैं सीयू। सही है। कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना कौन करता है? ALU। अगला है, कंप्यूटर में मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए भैया, अब बात कर लें रोम की। रोम एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब टेम्परेरी। इसमें केवल तब तक सूचना रहती है जब तक कि लाइट की सप्लाई होती है। लाइट बंद होने के बाद सारी सूचनाएं विलुप्त हो जाती हैं। और रैम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा संग्रह करने के बाद भी लुप्त नहीं होता है भाई। चलिए अब ये से सोचते हैं, महान व्यक्तित्व क्लास 6 की, उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 6 की किताब को हम समझते हैं। सही है भाई। दधीची निमिश्रण कहाँ के घने जंगलों के मध्य बना हुआ है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश। दधीची निमिश्रण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सुपर टैट में आ चुका है। महर्षि वेदव्यास ने मंत्रों के आधार पर वेदों को कितने भागों में वर्गीकृत करा? 6। प्रारंभ में कितने वेद थे? 1। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद होते हैं। सही है। प्रारंभ में एक ही वेद था, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहलाए। महाभारत में कितने पर्व होते हैं? 18 पर्व होते हैं। किसको 5वां वेद भी कहा जाता है? महाभारत को। महर्षि वेद व्यास की प्रमुख रचना है महाभारत, 18 पुराण, वेद दर्शन, वेदांत दर्शन। सही है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य एवं नाथ साहित्य व संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते थे? मथेंद्र नाथ के। सही है। गोरखनाथ जी मंदिर कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर स्थित में। किसके नाम पर ही गोरखपुर नाम पड़ा? गुरु गोरखनाथ जी के। सही है। अगला है, किस मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? गोरखनाथ मंदिर में। सही है भाई। खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत किसने आरंभ की थी? गुरु गोरखनाथ जी ने। कहाँ बैसाख पूर्णिमा को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे रॉट महोत्सव भी कहते हैं? गोरखा, नेपाल में। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? सल तंत्र प्रधान से। चरक संहिता किसका प्रधान ग्रंथ है? काय चिकित्सा का। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने विभिन्न 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। चरक को आनुवांशिक मूल सिद्धांतों की जानकारी थी। चरक को, ये बहुत प्राचीन काल की बात हो रही है, उस समय बिल्कुल अचंभा था इस चीज़ का। सही है। अगला है, भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को, जिसे आर्यभट्ट भी कहते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक। किसने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ की रचना की, जो संस्कृतों में उस लोगों में की? आर्यभट्ट ने। बारहमीर कौन थे? एक ज्योतिष थे। और बारहमीर की प्रमुख रचना है बृहद संहिता, बृहद जातक और सिद्धांतिका। सवाई राजा जयसिंह किसने सवाई की उपाधि दी? सवाई राजा जयसिंह को औरंगजेब ने। किसने दिल्ली में 1724 में एक वेधशाला का निर्माण कराया? इसका नाम जंतर मंतर है, सवाई जयसिंह ने। जयपुर में व दिल्ली की वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह जी ने। अगला, ये बात कर लें हम गौतम बुद्ध जी की या महात्मा बुद्ध की। बचपन का नाम सिद्धार्थ। माँ के देहांत के बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया था। यशोधरा नाम की लड़की से इनका विवाह हुआ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। बौद्ध गद्य से ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, यहीं से। भिक्षुओं को रहने के लिए बौद्ध विहार बनवाए। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने सुदूर देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैं 1% भी अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे का सारा क्या कर रहा हूँ मैं, जो 6 क्लास की जो वो है विज्ञान, उसी का चल रहा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज का चक्र कहाँ से लिया गया? वो महान विभूतियाँ, हाँ 6 की महान विभूतियाँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अपनी विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की। सही है भाई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, उनमें कौन श्रेष्ठ थे? कालिदास जी। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर लोहे की लाट आज भी है, ये किसकी उपलब्धि की याद दिलाती? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 वर्ष भारत में रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके उपासक थे? विष्णु जी के। आलाउदल 2 भाई किस क्षेत्र के थे? बुंदेलखंड के। आलाउदल सुना है? आलाउदल पुराने समय में लोग सब जानते हैं आलाउदल कौन थे। राजा प्रथम किस वंश के शासक थे? चोल के। किसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक राजधानी का निर्माण कराया? राजेंद्र चोल ने। महाराज सुहेल देव किस जनपद से संबंधित है? बहराइच, उत्तर प्रदेश। चरदा की ढीक किसका किला माना जाता है? राजा सुहेल देव का। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? 1236 में बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये गुरु वगैरह तो।
समझ गए। अगला है, किसने गयासूपुर नई दिल्ली में जो है नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। आज ये मठ हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ। 1213 अप्रैल में पटियाली कासगंज कस्बे में। गायन पद्धति ख्याल किसकी देन है। अमीर खुसरो की। भारतीय बीड़ा ईरानी तंबूरा के सहयोग से सितार का आविष्कार किया। किसने किया। अमीर खुसरो ने। किसे मृदंग को सुधार का तबले का रूप दिया। अमीर खुसरो ने। अब भैया अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था। रामानंद। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ। 1398 में काशी में हुआ। सही है भाई। ये सभी जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल या उच्च प्राथमिक की जो पुस्तकें होती हैं उनका निचोड़ है। किस वाणी को सागी सफद रमेनी में के रूपों में लिखा गया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। किसने लिखा। कबीर जी ने। कबीर की दृष्टि से गुरु का स्थान कैसा था। भगवान से भी बढ़कर। कबीर का निधन 1518 ईस्वी में कहाँ हुआ था। मगहर में हुआ था कबीरदास का निधन। चलिए अगला पढ़ते हैं। संत रामानंद के गुरु का नाम क्या था। राघवानंद। रामानंद किस भाषा के विद्वान थे। संस्कृत भाषा के। किसको राम की भक्ति और भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। रामानंद जी को। संत रविदास के गुरु का नाम रामानंद। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। रविदास का जन्म कहाँ हुआ। काशी वाराणसी में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड बनवाई। शेरशाह सूरी ने। जो मेहनत से पढ़ता है उसका ही कद बढ़ता है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। अहमदनगर की। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ। तलवंडी में। तलवंडी अब नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो किस देश में है, जो कि पाकिस्तान में है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है। चेतक। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे। मेवाड़ के भाई। जो मेहनत से पढ़ता है उसका ही कद बढ़ता है। किसने अमृतसर के हरि मंदिर पर सोना चढ़ाकर उसे स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। महाराणा रणजीत सिंह जी ने। 1801 में बैसाखी के दिन लाहौर में बाबा साहब सिंह बेदी के हाथों किसने तिलक लगवाकर अपने को स्वतंत्र भारतीय शासक घोषित किया था। महाराणा रणजीत सिंह जी ने। महाराणा रणजीत सिंह खालसा या खालसा पंथ के नाम से शासन करते थे। किसको लाख बख्शी कहा जाता था। महाराणा रणजीत सिंह जी को। सही है। महाराणा रणजीत सिंह का निधन कब और कहाँ हुआ। 27 जून 1839 में लाहौर में, जो पाकिस्तान में है। मंगल पांडे कहाँ की छावनी में सैनिक थे। बैरकपुर। 1857 क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की। मंगल पांडे ने। किसको 1857 की क्रांति में सबसे पहली फांसी लगी। मंगल पांडे जी को। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था। कुंवर सिंह। अगला है, 1857 क्रांति में कौन पूर्वांचल के नायक थे जिन्होंने गोरखपुर जिले में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। बाबू बंधु सिंह। ये सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और जब एग्जाम कोई भी होता है ना तो यहाँ से सारे क्वेश्चन भरे हुए होते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति में कहाँ पर नेतृत्व किया था। ये ने है लिखा हुआ ले की जगह। सही है। तो इन्हें लखनऊ का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आधुनिक बंगाल काव्य का जनक माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रविंद्र जो टैगोर जी थे उन्होंने जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाल का काव्य जनक माना। किस समाज सुधारक ने सर्वाधिक विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ। उड़ीसा के कटक में। कौन 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सुभाष चंद्र बोस जी। सही है। किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दलों का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कब से बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। 4 जुलाई 1943 से कमान संभाली थी आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही किसे नेताजी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को। किसके प्रमुख नारे जय हिंद, दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि थे। सुभाष चंद्र बोस के नारे थे ये। बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ बनाया। रंगून व सिंगापुर में। ये भाई मैं अपने पास से 0.1% भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सरकारी किताबों का ये सब कुछ मटेरियल। किसने रानी झांसी रेजिमेंट नाम से स्त्री सैनिकों का भी दल बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने। किस देश की सेना के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी। जापान ने। अगला, किसने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने। गणितीय सूत्रों के लिए जाने जाते हैं श्री रामानुजन। सही है भाई। अगला क्वेश्चन है,
किसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया को। किस नदी पर बना कृष्णराज सागर विश्वेश्वरैया की अच्छा कीर्ति का स्मारक है? किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किसने मूसी नदी पर बांध बनाकर जलाशयों को निर्माण कराया? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। भद्रावती के प्रसिद्ध और लोहा इस्पात कारखाने की योजना किसने तैयार की? डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक पत्रकार थे। किसने राष्ट्रधर्म पत्रिका का प्रकाशन किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। किसने लेखक के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगतगुरु शंकराचार्य उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। प्रमुख कृति अखंड भारत क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसके आधार पर भारत को माता मानते थे? राष्ट्रपिता के आधार पर। जमशेद नरसनवाजी टाटा कौन थे? एक व्यवसायी, बिजनेसमैन टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, इन्हीं के नाम पर जमशेद नगर पड़ा है। सही है।